नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजर रखेंगे तो 18,000 के ऊपर के स्तर आसानी से हासिल होते हुए दिखाई दिए हैं। कल दोपहर में जो हमने 18,000 का लेवल छुआ, आज उसके ऊपर ही शुरुआत देखने को मिली है और डे हाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक की भी चाल बेहद मजबूत है। ये भी अपने दिन की ऊंचाई से फिलहाल अब 11 पॉइंट की दूरी पर 41,656 के लेवल स्क्रीन पर 350 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। और खास बात इस तेजी की ये है कि एक रैली इंक्लूसिव है, यानी कि छोटे मझौले काउंटर्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 162.2 पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप गौर करेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या अच्छी खासी है गिरने वालों की तुलना में। तो एक मेजर गैप बना हुआ है तेजी और मंदी के सौदों के बीच। आज फार्मा काउंटर्स, बैंकिंग काउंटर्स में सबसे ज्यादा तेजी का रुझान बनता दिखाई दिया है। फिर कल जो दोपहर में सीमेंट कंपनियां भागी थी, आज वहां पर एक फॉलोअप देखने को मिला और चुनिंदा मेटल काउंटर्स में भी टाटा स्टील को छोड़कर खरीदारी दिख रही है। डीवीज लैब इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर एनटीपीसी के साथ। चलिए हमारे जानकारों से पूछते हैं वो क्या अप्रोच रखेंगे और इस मार्केट में अब नई तेजी जो आई है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टारगेट रहेगा। याद रखिएगा, इस हफ्ते हमारे साथ है निर्मल बंक के नीरव छेड़ा, वेव स्ट्रैटेजी के आशीष कयाल और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आपके रिटर्न स्क्रीन पर आ चुके हैं। आशीष लीड कर रहे हैं 2% के रिटर्न्स के साथ। रत्नेश ने 1.3% की कमाई की, लेकिन नीरव छेड़ा -0.8% के रिटर्न्स पर। 18,150 के ऊपर निकलना एक बड़ा मूव देखने को मिला है कल और आज में। अब सवाल ये है कि अगला पड़ाव क्या रहेगा इंडेक्स का और क्या अभी भी खरीदारी करनी चाहिए मार्केट में। आशीष, आपकी अप्रोच क्या है? देखिए, जो ओवरऑल मार्केट का रुझान है वो तो पॉजिटिव ही है। कल 18,000 के ऊपर बंद किया वहां पर और काफी समय के बाद में उसने अटेम्प्ट लगाया था 18,000 क्रॉस करने का और कल फाइनली क्रॉस करके उसके ऊपर बंद किया। तो मार्केट ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर अभी भी काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर निफ्टी के साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पर गुंजाइश है कि मिड कैप में चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग इमर्ज हो सकती है। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलती है करीबन 18,100 या 18,050 के आसपास, वहां बाय करके चल सकते हैं 17,990 का स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में टारगेट करीबन 18,280 के टारगेट के लिए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट होगा, क्योंकि फिलहाल ओवरबॉट है तो थोड़ा साइडवेज होके डिप आने की गुंजाइश है, वहां पर बाय करने की राय होगी। ओके, तो ये फिलहाल बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपकी तरफ से। नीरव, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, मेरे हिसाब से भी एक सिमिलर चीज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कल कहा था, 18,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो आते हुए दिखा है फ्यूचर में। जस्ट अबाउट 18,175 के पास आया है फ्यूचर। आई बिलीव 18,200 के पास में एक रेजिस्टेंस है और थोड़ा बहुत टाइम लगाना चाहिए निफ्टी को ये लेवल पे। पॉसिबली सेकेंड हाफ ऑफ द डे और पॉसिबल के कल निफ्टी वापस चल सकता है। तब तक एक निफ्टी एक सपाट ट्रेड कर सकता है। सो डेफिनेटली आई बिलीव कि अगर थोड़ा सा सपाट ट्रेडिंग हो या नीचे आए निफ्टी, तो नीचे में 18,100 के पास में वापस बाइंग करनी चाहिए। 18,000 अब अच्छा सपोर्ट बन गया है, तो 18,000 का स्टॉप लॉस बनेगा। और एक बार 18,200 ब्रेक होता है तो 18,500 तक के जो सेकंड टारगेट्स हैं जहां से हम गिरे थे, वो टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। बट प्रोबेबली एक दो दिन शायद कंसोलिडेशन में जाए। कुछ कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन हाँ, हायर ग्राउंड की तरफ तैयारी तो है ही। रत्नेश, आपकी अप्रोच। निफ्टी बैंक में आज जो मूव देखने को मिला है उसे कैसे पढ़ेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैंक निफ्टी ने जैसे कल बात करी थी कि जो 2-3 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था, फेड मीटिंग और आरबीआई की मीटिंग के कारण थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को हमको मिल सकता है। आज एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिला। लीड बैंक निफ्टी ने आज सुबह से ट्रेड में बैंक निफ्टी ने लीड ले रखी है। तो 41,800 का लेवल कल, जैसे मैंने बोला था कि 41,800 41,825 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये निकालते तो बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 41,825 का एक लेवल या 50 का लेवल निकालेगा तो एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी। और जो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस रुका हुआ था पिछले हफ्ते, वो वापिस से जारी हो जाएगा। वो 42,500 से 43,000 तक की बैंक निफ्टी लेके जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में जरूर बाई की ही चेष्टा रखनी चाहिए। एक बार 41,850 के ऊपर निकल जाए तो उसमें एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी। नीचे में भी अगर वहाँ यहाँ पे कंसोलिडेट करता और 41,500 तक वापस आती है तो वहाँ पे भी
खरीदारी की ही चेष्टा रहेगी। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में खरीदारी की ही चेष्टा लेके काम करना चाहिए। ओके, तो खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी बैंक में भी एक ट्रेंड आज मजबूती की तरफ बनता हुआ 41,677 का हाई दरअसल इसने छुआ, उससे अब 40 पॉइंट की दूरी है। चलिए एक एक करके हमारे जानकार अब अपना पोर्टफोलियो अनवेल करेंगे और फिर उनसे पूछेंगे नया क्या जुड़ रहा है इनके पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। तो लेकर आइएगा प्लीज पहला पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर। और पहले इनफैक्ट क्या टॉप कॉल्स हैं तो वो दिखा दीजिएगा। ये आए टॉप कॉल्स EIL, ये था नीरव का ट्रेड, 2.5% के रिटर्न्स इसमें बने। JSW एनर्जी पर आशीष कयाल ने एक बाय कॉल दिया था 3% ऊपर, और LNT पर एक बाय कॉल था रत्नेश गोयल का 1.5% की कमाई। नीरव का EIL वाला ट्रेड अभी भी ओपन है। इसके अलावा इन्होंने HDFC, कॉनकॉर, जाइडस दिए थे। तो कॉनकॉर में आज सुबह में प्रॉफिट बांधा 806 पर, लेकिन EIL को कर रहे हैं कैरी। बताइए इसके साथ नया ट्रेड क्या होगा? या देखिए, आज आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और काफी सारे स्टॉक्स जो ना ब्रॉड बेस्ड बाइंग उसमें दिखी है, पर एक स्टॉक ज्यादा चला नहीं है, वो है टेक महिंद्रा। सो आई बिलीव कि ये जो स्टॉक है इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा है कल के दिन में, आज ऊपर खुला है। अच्छी बाइंग देखी गई है आज के दिन में, मगर मूव नहीं आया है। सो आई बिलीव कि यहाँ से अच्छा मूव आ सकता है। तो मैं टेक महिंद्रा बाय करना चाहूंगा। 1070 का प्राइस है, 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1150 1200 का इसमें एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। तो 1200 का एक टारगेट रहेगा। 1200 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में एक ट्रेड आप कह रहे हैं हम लेकर चले। याद रखिएगा आज टेक महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले 0.5% ऊपर है स्टॉक। कल भी हमने देखा था थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन 1200 की अप्रोच आप रखें तेजी की तरफ और इस ट्रेड में उतरे। यह है फिलहाल पहला बाय कॉल टेक महिंद्रा पर नीरव की तरफ से। 1040 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। रत्नेश का पोर्टफोलियो अब देख लेते हैं, जहां पर रत्नेश ने इनफैक्ट अपने ज्यादातर ट्रेड्स में कल और आज के बीच प्रॉफिट बुक किया है। तो एक तो मैक्स हेल्थ केयर था जहां पर प्रॉफिट बांधा, भारत फोर्ज, M&M, ये 3 ट्रेड्स लेकर आए थे, उनमें प्रॉफिट बुकिंग की। फिर ऐड हुआ था LNT, इसमें आज सुबह में 2035 पर प्रॉफिट बांधा। सिंजीन में भी आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया है। नया ट्रेड रत्नेश क्या जोड़ रहे हैं आप? मैं लीडिंग सेक्टर के साथ ही जाना चाहूँगा, HDFC के साथ में जाना चाहूँगा। यहाँ पे खरीदारी की मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। 2515 का भाव चल रहा है, वहाँ पे बाय करते हुए स्टॉप लॉस रहेगा इसका 2460 का, और इसमें मैं टारगेट रखूंगा 2700 रुपये। 250 के टारगेट के लिए HDFC लिमिटेड में तेजी का ट्रेड 2517 पर है स्टॉक, करीब करीब 2% के गेन्स, 2460 स्टॉप लॉस और 2700 का टारगेट। HDFC में हमने देखा है हाल फिलहाल में दोनों HDFC और HDFC बैंक में अच्छा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात रही आशीष कयाल की। नेवली लिग्नाइट कैरी किया, JSW एनर्जी, दोनों ट्रेड्स होल्ड कर रहे हैं राइट आप आशीष? हाँ जी, अभी जो 2 ट्रेड मैं होल्ड कर रहा हूँ JSW एनर्जी और NLC इंडिया है। नया क्या जोड़ेंगे फिर? आशीष नया क्या जोड़ रहे हैं आप? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नया ट्रेड क्या है आशीष? अभी जो 2 ट्रेड हम कैरी कर रहे हैं और तीसरा एक ट्रेड मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का। यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखा गया है आज के दिन में, और गुंजाइश है कि ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। एक टारगेट जो ये ब्रेकआउट के नेकलाइन पे ही खड़ा है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं तो गुंजाइश है ये स्टॉक करीबन ऊपर में 160 के लेवल तक जा सकता है। तो जिंदल स्टेनलेस को बाय किया जा सकता है 160 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में 140.60 का। 140.60 ये फिलहाल आपके लिए स्टॉप लॉस है, और टारगेट रहेगा 160 का। यह है जिंदल स्टेनलेस, और आज हमने देखा है ये छोटी स्टील कंपनियों में काफी तगड़ी तेजी बनती हुई। स्टॉक आपके सामने 4 रुपए ऊपर। नीरव के पास वापस लौटते हैं। EIL और टेक महिंद्रा, ये 2 ट्रेड्स हैं। नीरव नया ट्रेड है हाथ में या फिर दोपहर में ऐड करेंगे? नहीं, मैं दोपहर में ऐड करना चाहूंगा। काफी सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर एट दिस पॉइंट निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर दोपहर तक नीचे आता है तो वहां पे मैं एक नया बाय जोड़ना चाहूंगा। ओके, तो सेकंड हाफ में एक ट्रेड आएगा। रत्नेश आपका क्या इरादा है? अभी बाजार खुलने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन गया है निफ्टी में भी, तो मेरा भी थोड़ा सा मूड ये रहेगा कि सेकेंड हाफ में जैसा भी मोमेंटम आता है कंसोलिडेशन के बाद में वापस से
अगर ब्रेकआउट देता है या थोड़ा सा डीप आता है तो वहाँ पे एक नया ट्रेड में लेना चाहूँगा। ओके, तो सेकंड हाफ में एक और ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा, इस समय नहीं। तो नीरव और रत्नेश ने एक एक जगह खाली रखी है, आशीष ने इनफैक्ट तीनों खाने भर दिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करते हैं। तीसरी तिमाही आ रही है ये कंपनी की और यहाँ पर आय में 4% का उछाल है, लेकिन मुनाफा फ्लैट रहा है। महंगे क्रूड की मार मार्जिन पर भी पड़ी है, जिसके चलते इस पर थोड़ा दबाव बनता दिखाई दिया। हमारे साथ कंपनी के एमडी संदीप सांगवान जुड़ गए हैं। मिस्टर संदीप, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर पहले सब एक बार मार्जिन पिक्चर पर और खुलासा कर सके। आई अंडरस्टैंड कि कच्चे तेल जो आपके लिए एक बड़ा रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है, उसमें इजाफा आया तो उसका कुछ प्रेशर देखने को मिला, लेकिन क्या वो प्रेशर थोड़ा सा अबेट हुआ है कंसिडरिंग वो $100 के लेवल से कच्चे तेल में भी थोड़ी बहुत नरमी आती हुई दिखाई दे रही है? आर थिंग्स इम्प्रूविंग? तो हर्षदा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो तीसरा क्वार्टर था हमारे लिए वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इनपुट वाला क्वार्टर रहा। और कॉस्ट हमारी सिर्फ कच्चे तेल से नहीं बल्कि बेस ऑयल जो एक बड़ा इनपुट मटेरियल होता है, एडिटिव स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जो, और तीसरा फॉरेक्स। तो तीनों की मार इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा रही। और अच्छी बात यह है कि उसके रहते हुए भी हम अपने मार्जिन काफी हद तक प्रोटेक्ट कर पाए, बिकॉज हम एक प्रीमियम ब्रांड हैं और ब्रांड पावर से हमारे को थोड़ी प्राइसिंग लेने में भी थोड़ी मदद मिलती है। जहां तक आपका सवाल है कि ये प्रेशर रहेगा, देखिए आई थिंक Q4 के चलते हुए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बिकॉज सितंबर वाज द हाईएस्ट कॉस्ट इनपुट मंथ फॉर अस। बट थोड़ी सॉफ्टनिंग चालू हुई है, बट वो मार्केट में आते आते उसमें थोड़ा और समय लगेगा अभी। ओके, आपने कहा कि आप ब्रांड मजबूत होने के चलते थोड़े से प्राइस हाइक्स ले पाए हैं, तो Q4 में भी क्या कुछ स्कोप है और प्राइस हाइक्स लेने का? एंड रफली इन Q3 कितना प्राइस हाइक आपने लिया है? सो हर्षदा, इस साल हमने ऑलमोस्ट 3 प्राइस हाइक लिए हैं। पहला लिया था मार्च में, दूसरा लिया जून में और तीसरा लिया सितंबर में। पर अभी जो हमारी प्राइस वैल्यू इक्वेशन है वो हम एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, तो आगे क्या प्राइस लेंगे या नहीं लेंगे वो तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। बट अभी तक जितना हमें अपना कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी थी, हमारी इच्छा यही रहती है कि हम कस्टमर्स को जो वैल्यू, एक सही फेयर प्राइस वैल्यू बनती है वो प्रोवाइड करते रहें और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते रहें। तो फोर्थ क्वार्टर के बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि प्राइस लेंगे या नहीं लेंगे, बट थोड़ी सॉफ्टनेस हमें मार्केट में अभी दिख रही है इनपुट मटेरियल कॉस्ट की तरह। और दूसरा कहूंगा कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस हो, जो कि आज की तारीख में हमारे करीबन 212 सेंटर बन चुके हैं 110 शहरों में, तो उस पर हम काम करते रहेंगे ताकि जो ग्रोथ प्रोफाइल है, ये टेम्परेरी मैं सोचता हूँ कि एक इन्फ्लेशनरी माहौल है, बट जैसे जैसे 23 की तरफ बढ़ेंगे तो जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्रोग्राम्स है वो हम सभी पर काम करते रहेंगे। संदीप जी, आपने कहा कि फॉरेक्स का भी इम्पैक्ट आया है मार्जिन्स पर। क्या क्वांटिफाई कर पाएंगे इसका कितना प्रेशर रहा एबिटा पर? बिकॉज एक तरफा वीकनेस देखने को मिल रही है रुपी टू द डॉलर में, एंड कुछ हेज करने की तरकीब सोची है? तो हम जितना हेज कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। फाइनेंस टीम हमारी लगातार देखती है कि कितना हेज कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें। बट अगर आप डॉलर देखेंगे आज की तारीख में तो करीबन अभी 82 रुपए पे है। अगले साल लोग बोल रहे हैं कि इट मे गो अप टू 83, 84। सो वी कीप एन आई ऑन दैट एंड वी टेक डिसीजन। जो प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं वो तीनों चीजों का टोटल इम्पैक्ट देख के हम अपने डिसीजन लेते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो बेस ऑयल हो, चाहे वो एडिटिव्स हो। पॉइंट टेकन। किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ आपने लार्जली विटनेस की है, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड बिजनेस अब यहां से किस तरह से इवॉल्व करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी लहर मार्केट में अब आपने क्लियरली विटनेस भी किया होगा, टू व्हीलर साइड पर जोर पकड़ रही है। क्या वहां पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी? देखिए, दो तरीके से मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ईवीज का जो इम्पैक्ट है वो आएगा, पर जो अपनी व्हीकल ओनरशिप इंडिया में है, जो पेनिट्रेशन है वो अभी काफी कम है इफ आई लुक एट इट वर्सेस द डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारा जो मानना है कि 2035-2040 तक भी लुब्रिकेंट्स की मार्केट ग्रोथ पाथ पे रहेगी, स्पेशली ड्रिवन बाय कार्स, क्योंकि सारी डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल से पूरी नहीं होगी। पर
दूसरी तरफ हमने ईवीज पे भी काम करना चालू कर दिया है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम अपने दो बड़े जो ओईएम इंडिया में ईवीज वाले, हम उनको ईवीज के लिए फ्लूइड सप्लाई करते हैं। हमारी एक ग्लोबल ब्रांड है कैस्ट्रॉल ऑन करके, जो हम लॉन्च कर चुके हैं ईवी फ्लूइड्स के लिए। और तीसरा जो आफ्टर मार्केट सेक्टर है, उसमें भी हमने अपने मैकेनिक भाइयों को ट्रेन करना चालू कर दिया। हमने सबसे पहले अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 100 टू व्हीलर 4 व्हीलर मैकेनिक्स को ट्रेन किया ईवीज के बारे में कि उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी। तो दोनों तरफ प्रयास जारी रहेंगे, बट जहां तक हमारी लुब्रिकेंट्स और ईवी मार्केट है, वो इंडिया की जीडीपी अच्छा कर रही है। ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए तो ग्रोथ अभी आएगी। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है संदीप जी। अब बेसिक जो साइंस हम समझते हैं कि हमारी रेगुलर गाड़ियों में एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, तो उसमें ऑयलिंग की जरूरत होती है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए और स्मूदन आउट करने के लिए। ईवीज जो प्राइमरीली इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती हैं, उसमें कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल होंगे? तो उसमें हर्षिता जी ऐसा है कि दो तीन है। पहली बात तो ईवीज भी ट्रांसमिशन फ्लूइड्स लेते हैं, बिकॉज ट्रांसमिशन में फ्रिक्शन रहता है, ग्रीजेस का इस्तेमाल होता है। और जो तीसरी अभी एक कैटेगरी डेवलप हो रही है, वो कूलेंट्स की हो रही है कि उनकी बैटरी की फास्ट चार्जिंग के लिए इमर्शन कूल्ड बैटरीज की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कूलेंट्स की जरूरत होती है कि जिसमें कैस्ट्रॉल काफी इन्वेस्ट कर रही है। तो ग्लोबली हमने अभी एक अनाउंस किया कि हम यूके में $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50 मिलियन पाउंड की, सॉरी, 500 करोड़ के लगभग, इन थर्मल मैनेजमेंट ऑफ बैटरी सॉल्यूशंस। सो ये हमारी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगी। और अभी ये इकोसिस्टम सारा डेवलप हो रहा है, सभी सवालों के जवाब हर एक के पास नहीं है। तो जैसे जैसे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसका, ईवीज का, हम उसमें अपना भाग जरूर अदा करेंगे, और उसमें जहां तक वैल्यू जनरेशन का सवाल है, वो अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक्स हर्षिता जी। कैस्ट्रॉल इंडिया मैनेजमेंट कह रहा है कि दरअसल दबाव के बावजूद मार्जिन्स मेंटेन किए, वो एक पॉजिटिव है। और ईवी स्पेस में भी देखिए इनोवेशन तो भरपूर हो रहा है, तो इनकी कूलेंट्स दरअसल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे। आज वही हुआ है कि जहां पर अच्छे नतीजे हैं या फिर संभले हुए नतीजे हैं, उन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो रही है, इसीलिए कैस्ट्रॉल भी करीब 2.5% नीचे। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए, और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय नहीं, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों ने अपने अपने ट्रेड्स जोड़ दिए हैं। अब उसका जायजा लेते हैं। एक एक जगह नीरव और रत्नेश ने खाली छोड़ी अपने पोर्टफोलियो में। सेकंड हाफ में वो ट्रेड आएगा, तो किन ट्रेड्स के साथ फिलहाल ये जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। रत्नेश ने HDFC दिग्गज स्टॉक चुना, 2700 का टारगेट और 2460 स्टॉप लॉस के तौर पर लिया है। रिटर्न्स भी देख लेते हैं इस घंटे क्या बन रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के जरिए। स्टॉक थोड़ा सा ठंडा है। ये है रत्नेश का पोर्टफोलियो। नीरव ने एक ट्रेड कल से आज में कैरी किया, वो है इंजीनियर्स इंडिया। 82 का टारगेट और 66 स्टॉप लॉस था। नया जोड़ा टेक महिंद्रा, याद रखिए आज नतीजे आने वाले हैं। 1200 का टारगेट, 1040 स्टॉप लॉस है। शाम को नंबर्स का इंतजार रहेगा। रिटर्न्स EIL में 2.5% के और टेक महिंद्रा इनको 0.28% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। अब आइए आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। तो 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किया और एक फ्रेश ट्रेड लिया। जो फ्रेश ट्रेड लिया है वो है जिंदल स्टेनलेस, 160 का टारगेट, 140.60 का स्टॉप लॉस। नेवली लिग्नाइट 8380 का टारगेट, 7390 का स्टॉप लॉस कैरी किया। JSW स्टील एनर्जी भी कैरी किया है 366 के टारगेट के लिए, 323 स्टॉप लॉस के तौर पर काम कर रहा है। JSW एनर्जी 3% जोड़कर दे रहा है, 2.5% की कमाई LNC। जिंदल स्टेनलेस जो अभी जुड़ा वो 0.14% फीका है। तो रिटर्न्स देखिए, आशीष कयाल आगे हैं 5.88, यानी कि ये 6% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। दूसरे स्थान पर अब नीरव छेड़ा आते हुए 2.39% के रिटर्न्स के साथ, और रत्नेश गोयल 2.21% के रिटर्न्स के साथ तीसरे स्थान पर है। यह है फिलहाल ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 के मुकाबले का। आगे जो भी अपडेट्स होंगे उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे एडिशनल ट्रेड्स पर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।